मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाती हो, वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त राहुल आज फिर से एक नई क्लास में आया हूँ और यहीं से हमारी शुरुआत होगी हिंदी की। कल जैसे कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सिर्फ हमने थोड़ा सा अपना परिचय दिया था और हिंदी का सिलेबस लिखाया हुआ था। आज हमने फिर से हिंदी का सिलेबस लिखा दिया है कि जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, एसएससी जीडी के लिए, यूपी पट के लिए, वनडे एग्ज़ाम जितना भी होता है सारा क्वेश्चन यहीं से आता है। तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट करिए। फिर आज हम पहले चैप्टर पर चढ़ेंगे जिसका नाम है वर्णमाला। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लें एक बार। आशा है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और अपने पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। हम हिंदी की शुरुआत ही यहीं से मानते हैं, वर्णमाला से। वर्णमाला से सीखेंगे क्योंकि जब तक हमें अक्षरों का ढंग से ज्ञान नहीं होगा हम हिंदी को नहीं पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है एक एक अक्षर को समझना, उसका बैकग्राउंड समझना कि क्या है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं और अपने साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा भी नया चैनल है, नया नया प्रयास है। तो कुछ अगर हमसे भूल भी हो जाया करे, गलती भी हो जाया करे, तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर दिया करें कि भैया ऐसा गलती हो गया है। हम अगली बार जब फिर अपलोड करेंगे तो उसमें कुछ सुधार करेंगे। जैसे कल हमारा थोड़ा सा एक शब्द गड़बड़ हो गया था, पर्यायवाची थोड़ा सा गलत लिखा था, तो किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये पर्यायवाची गलत लिखा है। तो इससे हमें कोई नाराज़गी नहीं होती है, हम आगे के लिए अपना सुधार करेंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया कि आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं। तो मैं स्लो इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नए आए हैं सीखने के लिए, तो उनको भी साथ में लेकर के चलना है। ऐसा ना हो कि कहीं तेज़ रफ्तार में वो छूट जाएं, उनको भी साथ साथ चलना है। सब अपने ही बहन भाई हों, सबको साथ साथ मिलके सीखना है। तो हम आज पहले चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है वर्णमाला। अब ये वर्णमाला होता क्या है? इसका एक साधारण सा परिभाषा होता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। किसको? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। अब आप सोचें भैया ये व्यवस्थित क्या होता है? तो मेरे दोस्त व्यवस्थित ये होता है जैसे कि हम लिखे छोटा और इसके बाद अगर हम सीधा लिख दें ई, तो ये व्यवस्थित नहीं है, ये अव्यवस्थित है। व्यवस्थित होता है जैसे छोटा के बाद सीधा हमारा ये बड़ा आ आना चाहिए, ये हमारा होता है व्यवस्थित क्रम। तो आप समझ गए होंगे कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब एक डाउट मन में ये आया होगा कि हम तो वर्ण भी नहीं जानते हैं, वर्ण क्या होता है? तो हम वर्ण भी समझते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण का भी एक छोटा सा अपना परिभाषा होता है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण उसे कहते हैं वह अक्षर जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके वो क्या होता है? वर्ण होता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण होती है। आप लोग इसको नोट करिएगा क्योंकि ये प्रश्न में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो हम वर्ण को कहते हैं। ये हो गया हमारा लिखित इकाई। और मौखिक इकाई जो होता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, उसको हम ध्वनि को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है।
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हम कहते हैं ध्वनि को। ध्वनि मतलब आवाज़ को। इसमें एक और पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है। इसको भी आप लोग नोट करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हम बोलते हैं शब्द को। इसमें से 3 छोटी छोटी बातें हमको सीखने को मिली कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हम कहते हैं वर्ण को, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहते हैं ध्वनि को, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहते हैं शब्द को। अब एक डाउट आया होगा कि सार्थक क्या है। तो सार्थक वो होता है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे हमने लिखा मकल, अब इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद फिर हमने लिखा कमल, इसका अर्थ है, कमल का अर्थ है किंतु मकल का अर्थ नहीं है। तो ये क्या हुआ, शब्द तो है, ये कई वर्णों से मिलकर बना है, ये शब्द है और सार्थक भी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सार्थक इकाई शब्द होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे। तो जैसा कि हमने अभी इकाई को समझ लिया है कि क्या होता है, सार्थक इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी जो होती है मौखिक इकाई क्या होती है, इतना हमने जाना। ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के स्तर से अगर हम देखें तो। अब वर्ण जो हमारा है कितने भागों में इसको बांटा गया है। वर्ण को जो विद्वान हुए हैं उन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक तो स्वर है और एक व्यंजन है। तो हम सबसे पहले स्वर को पढ़ेंगे कि स्वर क्या होता है, कितने स्वर होते हैं। तो आइए आप लोग हेडिंग डालिए स्वर। स्वर क्या होता है, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना रुकावट के किया जाए उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब उनको उच्चारण करते समय कोई भी रुकावट ना आए हमारे मुंह में, उनको हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई और ऊ आदि। ये क्या है, ये स्वर होते हैं। कुल जो हमारे स्वर होते हैं लिखित आधार पर वो होते हैं 11। कौन कौन से, लिखित आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे छोटा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटाओ बड़ाओ, डिट ए आए ओ आओ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अंग और आहा क्यों नहीं लिए, तो वो स्वर में नहीं आता है, वही हमको सीखना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि तो नर्सरी वाला हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने पहले ही बताया है कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, और बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो नौकरी पाने के लिए, वर्दी पहनने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको हम अनदेखा करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हिंदी की शुरुआत यहीं से होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हमने 11 स्वर माना लिखित आधार पर, तो अंग और कहाँ, हा कहाँ चला गया।
अंग और आहा को हमने स्वर में नहीं लिया, ये चले जाते हैं अयोगवाह में। अयोगवाह स्वर, ये कौन कौन है? अंग है और आहा है। फिर इसके बाद यहाँ भी इनका अपना अपना एक नाम है। अंग को बोला जाता है अनुस्वार, इसको अनुस्वार बोला जाता है, और आहा को बोला जाता है विसर्ग। इसको अनुस्वार बोला जाता है और इसको विसर्ग बोला जाता है। इसके बाद फिर हमारे 4 स्वर होते हैं संयुक्त स्वर, इसी में वो भी हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो 2 स्वरों के मिलने से बनते हैं उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इतना हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या होते हैं भैया? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर में? ए होता है, ओ होता है, आए और औ। देखो जैसे ए, आए, ओ और औ, ये संयुक्त स्वर होता है। ये 2 स्वरों के मिलने से बनता है। जैसे ए कैसे बना? ये बनता है छोटा आ और छोटी ई के मिलने से हमारा बनता है ए। इसके बाद छोटा आ और ऊ से मिलकर है ओ। आप लोग देखते जाना और गिनते जाना। फिर इसके बाद हमारा होता है छोटा आ और ए से मिलकर के बनता है ऐ। फिर उसके बाद छोटा आ और ओ से मिलकर के बनता है औ। बस स्वर के बारे में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक स्वर हमारा और होता है, कभी कभी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं लिखा दे रहा हूँ। एक होता है आगत स्वर। आगत स्वर, जैसे हमने लिखा आ, फिर उसके ऊपर इस तरह कर दिया, ये होता है आगत स्वर। ये विदेशी भाषा से आया है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? अंग्रेजी शब्द में किया जाता है। जब अंग्रेजी हम लिखते हैं कोई शब्द, वहाँ पर किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, ये तो यहाँ पर आगत स्वर लगता है। फिर डॉटर, इस तरह यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं इस आगत स्वर का। फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर स्वरों को हमने 3 भागों में बांटा है। हमने नहीं, विद्वानों ने बांटा है 3 भागों में। कौन कौन सा? एक होता है इसको बहुत बच्चे हिरस स्वर बोलते हैं, ये गलत उच्चारण है। इसको हिरस नहीं बोलता है,
इसको रहस्य बोला जाता है। यहाँ पे बीच में रा लगता है, तो पहले रा को फिर हा को, रहस्य स्वर। जैसे हम लोग ज्ञानी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ज्ञानी होता है, क्योंकि जो ज्ञा बनता है वो जा और इया से मिलकर बनता है, इस प्रकार। तो हमको ज्ञानी बोलना है, आज के बाद कभी बोलना ज्ञानी बोलना, ज्ञानी मत बोलना। हिंदी सिखाने का मतलब भी यही है, भले ही आप पेपर में थोड़ा कम नंबर करके आएँ, लेकिन जानकारी बहुत मिल जाएगी, उच्चारण आप अच्छे से करने लगेंगे, इसलिए वर्णमाला पढ़ाया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, एक हो गया रहस्य स्वर, फिर उसके बाद होता है एक दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और फिर इसके बाद होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब एक एक को पढ़ के आते हैं कि ये होता क्या है। रहस्य स्वर क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत क्या है, इन स्वरों को हम पढ़ेंगे। इस स्वर को लघु स्वर भी बोला जाता है, इसका उपनाम है लघु स्वर भी इसको कहा जाता है, और एक मात्रिक भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अब हमारा एक होता है ये दीर्घ स्वर, दीर्घ को स्वर को हम बड़ा स्वर भी कहते हैं, ये सब उपनाम है इसका, बड़ा स्वर। और फिर इसको हम द्विमात्रिक भी बोलते हैं, द्विमात्रिक। अब ये होते कौन कौन हैं, जैसे देखो रहस्य स्वर में हमारे जो होते हैं वो 4 होते हैं टोटल। कौन कौन से, आ, ई, उ और रेट, ये हो गए हमारे रहस्य स्वर। अब फिर यहाँ से जो बच गए वो हमारे दीर्घ स्वर में चले आते हैं। तो देख लो कौन कौन से बच गए, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। ये कौन से हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। रहस्य स्वर से मतलब क्या है, जिनको उच्चारण के समय कम समय लगे, मतलब उच्चारण करते टाइम समय कम लगे, वो रहस्य स्वर होते हैं। और इनसे 2 गुना जिनमें समय लगे वो दीर्घ स्वर होता है, यानी इससे 2 गुना समय लगे। अब एक स्वर बच गया प्लुत। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सब तो यहीं लिख गया, फिर वहाँ क्या लिखा जाएगा, प्लुत स्वर में क्या आएगा। तो मेरे भाई प्लुत स्वर में कुछ भी वर्ड लिखा रहे, उसको खींच के बोला जाए, उसको प्लुत स्वर बोला जाता है। जैसे देखो, जैसे हमने लिखा ओम, देखो ये, अब इसको बोलोगे कैसे आवाज आएगा, ओम। ठीक, देखो फिर हमने लिखा राम, ये राम, इसको खींच के हम बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, प्लुत स्वर हो गया। रहस्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जिनको बोलने में कम समय लगे वो रहस्य स्वर होता है, इससे 2 गुना समय लगे प्लुत स्वर, और इससे 3 गुना समय लगे वो 2 गुना समय लगे दीर्घ स्वर, और इससे 3 गुना लगे तो प्लुत स्वर होता है। अब देखो एक मात्रिक से क्या मतलब है, इसका जो मात्रा लगता है, एक मात्रिक का मतलब समझ लो, जो इसका मात्रा लगता है वो इस प्रकार लगता है, एक मात्रा ऐसे चढ़ाया जाता है, और जो 2 मात्रा लगता है, जैसे हमने कहा दीर्घ स्वर द्विमात्रिक है, तो 2 मात्रा जो लगता है, जो 2 मात्रा को दर्शाता है, ये इस प्रकार लगता है। जो बच्चे कभी भी अगर रामायण वगैरह पढ़े होंगे या संस्कृत की कोई भी किताब पढ़े होंगे तो उसमें इस प्रकार दर्शाया जाता है, ऐसे।
होता है, इसको दर्शन चिन्ह बोला जाता है। ये एक मात्रिक का दर्शन चिन्ह है। ये एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है कि एक मात्रिक का दर्शन चिन्ह बताओ, और ये द्विमात्रिक का दर्शन चिन्ह है। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने आसानी से कर दिया। जो बच्चे मन लगा के पढ़ रहे होंगे उनको यहीं पर याद हो गया होगा, फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस रिवाइज कर लेना। हमने 3 बताया, रिहत स्वर बताया, दीर्घ स्वर बताया, पुल्ल स्वर बताया। रिहत स्वर को लघु स्वर भी बोला जाता है, एक मात्रिक भी बोला जाता है। 4 होते हैं, इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। कौन कौन? आ, ई, उ और रिट। इनकी जो संख्या होती है वो गिन लो कितनी होती है। 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होते हैं। इनकी कोई संख्या नहीं होती, जो भी खींच के बोल दो सब पुल्लित स्वर होता है। दर्शन चिन्ह हमने बताया, एक मात्रिक का दर्शन चिन्ह ये इस प्रकार होता है और द्विमात्रिक का दर्शन चिन्ह इस प्रकार का होता है। तो मात्रा के आधार पर हमने वर्गीकरण कर लिया। अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और करेंगे जीभ के आधार पर वर्गीकरण। इससे पहले एक नोट बना के लिख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, इसको नोट में लिख लेना। व्यंजन की अपनी मात्रा नहीं होती है। जैसे अगर हमको रा लिखना होगा तो जब हम रा लिखेंगे तो रा पूरा हम नहीं लिखते हैं। देखो इसका जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो रा धन आ होता है, यहाँ पे हलंत लगता है। हलंत का मतलब आधा, अब बनेगा रा। इससे यही मतलब है कि व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। अब आप इसको नोट करिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम जीभ के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, मतलब बांटते हैं इनको। हेडिंग डालिए आप लोग, जीभ के आधार पर के स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के आधार पर विद्वानों ने इसे 3 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? एक होता है अग्र स्वर, अग्र स्वर। एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। नाम से ही क्लियर हो रहा है। अच्छा, जीभ के आधार का मतलब क्या है? जीभ के आधार का मतलब है कि जब हम वर्ण को बोलते हैं तो जीभ के किस अंग को छूकर निकलता है, ये होता है। ठीक है, उस पर मतलब लिखा नहीं होता है जीभ पे। जब हम बोलते हैं तो किस अंग को टच करके निकलता है, ये होता है। अग्रस्वर का मतलब क्या है कि जीभ के जो आगे हिस्से से बोला जाता है। आगे हिस्से से क्या क्या बोला जाता है? इसे ई, उसके बाद ई, बड़ी ई, फिर ए, फिर आए। अगर चेक करना हो तो यहाँ पे पकड़ो इसे और ई बोलो। इसे हम बोल रहे हैं, देखो ए, समझ में आया? नहीं निकल रहा है, मतलब यहीं से निकलता है। ई, बड़ी ए और ए, इनकी संख्या जो कुल होती है कितनी होती है? 4। अब आते हैं मध्य पे। मध्य से कौन सा अक्षर टच करके निकलता है, मतलब कौन सा अक्षर निकलता है? तो इस पे एक ही बेचारा बैठा हुआ है, वो है आ। एक मासूम सा है, यही अकेले यहीं पे है, आ।
आ जो निकलता है यहाँ बीच से निकलता है, बिल्कुल बीच से। सब कुछ बंद कर लो, बोलो आ, यहाँ से निकला, सबका निकलेगा, चेक करो। फिर इस पे आते हैं पश्च स्वर पे, जो पीछे से निकलता है। कहाँ से? जीभ के पीछे हिस्से से। अब देखो जो इसमें छूट गया है वही आ जाएगा पश्च पे। जैसे देखो क्या आएगा, बड़ा देखो हमने भी नहीं लिखा है तो बड़ा आ हो गया, छोटी बड़ी लिख लिया हमने, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है। फिर ये रिट है, ए आई हो गया, ओ हो गया हमारा, और आओ। तो ये कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 और 6, ये 1, 6 1 कितना? 7 और 7 4 11 स्वर पूरे हो गए। कभी कभी नंबर पूछता है कि अग्रस्वरों की संख्या बताओ, फटाक से बता देना 4। 5 स्वर पूछेगा 6, इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं और ओठ के आधार पर पढ़ते हैं कि ओठ से किस प्रकार निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का तरीका देखो। अगर कभी भूल रहे हो तो एक याद करने का इसका ट्रिक याद कर लो। ऐसे लिख लेना अग्रिय, ये अग्रिय, अग्र का मतलब आगे वाले, और ई आ रहा है, ई, तो ऐसे लिखना ई, फिर ई, ए, और फिर ए, याद हो गया। अग्रिय बोलो, ई ई ए, ये अग्र स्वर है। और ये छूट गया, ये छोटा मध्य में, बाकी जितना बच गया उसमें पश्च स्वर में चला गया। आराम से ये याद हो जाएगा, ये ट्रिक है याद करने का। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, ओष्ठ के आधार पर पढ़ते हैं, स्वरों का वर्गीकरण करते हैं ओठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें वैज्ञानिकों ने, जो विद्वान हुए हैं हिंदी के, उन्होंने 2 भागों में इसको तोड़ा है, एक वृत्तमुखी और एक आवृत्तमुखी। कौन कौन सा? पहला वृत्तमुखी, और फिर कौन सा? आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का क्या मतलब होता है कि बोलते समय हमारा जो ओंठ है बिल्कुल गोल गोल हो जाए। कैसा हो जाए? गोल, बिल्कुल एकदम लड्डू की तरह, इस प्रकार हो जाए। जैसे देखो हम बोल रहे हैं ऊ, बोल के तुम लोग भी चेक करो, ओठ बिल्कुल गोल हो रहा है, ऊ ऊ, फिर ओ ओ, बस 4 हमने बोल दिया, बस यही हैं। कौन कौन से? ऊ ऊ, ओ और औ, लिख लो। ये ऊ ऊ ओ, बड़ा मज़ा आ रहा है बोलने में। ओ, कितने हो गए? 4। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में कितने? जो बोलते समय ओठ को बिल्कुल गोल गोल कर लें, कैसे? ऊ ऊ ओ ओ। और जितने बच गए चले आएंगे आवृत्तमुखी में। कौन कौन बच गया भाई? ये बच गया बेचारा, ये। सात ये और 4 ये मिल करके 11 हो गए, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। ये हमने बांट दिया किस पे? ओष्ठ के आधार पे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है। तो आप लोग अब मेहनत करिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए।
मेन चीज़ पढ़ाई होता है। और जितने लोग काफ़ी फ्रेंडशिप बना करके रखे हैं, दोस्ती यारी, बिल्कुल कम कर दें। कोई दोस्त काम आने वाला नहीं, बस एक दो रखिए। एक दो रखने से यही होगा कि जो आपके काम आए उसको रखिए, आपका हेल्प करे। आप अगर मान लीजिए कहीं अनर्गल पैसा खर्च करें 10-20, तो आपका हाथ पकड़े, ये काम गलत है, ऐसा मत करो। ऐसा दोस्त मत रखिए कि नहीं भैया और खर्चा करो, अभी कम है। वो तुमको बर्बाद करने में लगे हैं। और जब आप अच्छे कपड़े पहन के उनके बगल से निकलते हैं ना, तो आपके सामने खुश होते हैं, बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। वो अंदर से बहुत जलन महसूस करते हैं। उनको और जलाना है। कब? जब हम वर्दी पहन करके आएंगे। और वर्दी पहनकर कब आएंगे? जब हम अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं तो अभी से पैसा उड़ाओगे तो एक दिन उनके सामने भिखारी बनकर आओगे, फिर वही मज़ा लेंगे, तुम्हारा किसी काम के नहीं होंगे। इसलिए फ्रेंडशिप मत रखिए, बहुत कम रखिए। 2-4 फ्रेंड मतलब बना के रखिए। ऐसा भी मत करिए कि रात में आप बीमार पड़ गए, कहीं पड़े हैं, कोई उठाने ना जाए, नहीं रखिए। आप उनका साथ दें, वो आपका साथ दें, एकदम भाई की तरह रखें। ऐसा मत रखिए कि आपको सिर्फ बर्बाद करने में वो लगे रहें, स्वार्थ के साथ में लगे रहें, उनका कोई मतलब छिपा रहे। ऐसे फ्रेंड्स का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपका समय का विनाश करते हैं, आपको पीछे ढकेलते हैं। और पहली बात ये, किसी को अपना सीक्रेट मत बताइए, कितना भी क्यों ना खास हो। मत बताना कि हम तैयारी कर रहे हैं, ये मत बताना कि हमको दरोगा बनना है। इससे क्या होता है, आपकी वैल्यू कम होगी। लोग आपको अरे दरोगा जा रहे हैं, झूठे दरोगा बन रहे हैं, ना पढ़ते ना लिखते हैं, दरोगा बन रहे, आपको चिढ़ाएंगे, आपका पैर खींचेंगे और आपको ऐसा डिमोटिवेट करेंगे कि आप चले जाएंगे सफाई कर्मी का पेपर देने, दरोगा छोड़ करके। इसलिए मत बताइए, चुपचाप तैयारी आप करिए। जब आप चुपचाप तैयारी करेंगे तो जब आप वर्दी पहन के आएंगे तब वही कहेंगे अरे ये कैसे हो गया, ये तो पढ़ता ही नहीं था, हो कैसे गया। उनको इस प्रकार अचंभित करिए। तो आज मैं अपनी वाणी को ही विराम करता हूं और अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अभी ये पूरा नहीं हुआ है हमारा वर्णमाला नहीं, विस्वर ही नहीं पूरा हुआ है, तो वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए यहीं छोड़ा जा रहा है। अगले वीडियो में आपको ये मिलेगा जिसको हम बताएंगे मुख खुलने के आधार पर। 2 वीडियो में 3 वर्णमाला को हम ख़त्म कर देंगे और धीरे धीरे अपने चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जितने हमारी भाई बहन हैं उन लोगों ने कल से ही हमारा सहयोग किया है, बहुत किया है। लगभग हमारे 25-30 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आशा है कि आप लोग ऐसे हमारी मदद करेंगे, आप अपने बहन भाई की तरह समझेंगे, हमारा सहयोग देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम भी आपके साथ जुड़े हैं कि आपको अच्छा प्रोवाइड कराएं। आपके लिए भी हम मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारा थोड़ा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।